आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। ये अच्छी बात है कि आजकल लोग अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैगजीन से लेके सोशल मीडिया और न्यूज़ में हर जगह डाइट प्लान, वर्कआउट रूटीन और लाइफस्टाइल में बदलाव करना जैसी चीज़ें छाई हुई हैं। वजन घटाने के इतने तरीके होने के बावजूद भी ओबेसिटी यानी मोटापा आज एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मोटापे को आजकल एक महामारी माना जाने लगा है। इसका मतलब यह है कि इंसान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मोटापे से जूझ रहा है। आप शायद ये सोचते होंगे कि अलग अलग तरह के रूटीन और वर्कआउट से मोटापे को ठीक करने में मदद मिलती है। आप ये भी सोचते होंगे कि अपने डाइट पर ध्यान देकर और एक्टिव लाइफस्टाइल जीने से आपका वजन घट जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि ये सभी तरह के डाइट, वर्कआउट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना मोटापे को हराने के लिए इफेक्टिव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी तरीके इस बीमारी के एक ही पहलू पर फोकस करते हैं। इस बुक के ऑथर जेसन फंग ने मोटापे को लेकर एक बिल्कुल नई थ्योरी सामने रखी है। इस अप्रोच में हर उस पहलू पर बात की गई है जिससे मोटापा होता है। ये समरी आपको परमानेंट वेट लॉस को समझने और इसे पाने का रास्ता दिखाएगी। ये समरी सिर्फ मोटापे को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपको ज्यादा हेल्दी और खुश रहने में भी मदद करेगी। हाउ ओबेसिटी बिकेम एन एपिडेमिक। वजन कई तरीकों से कम किया जा सकता है। कुछ लोग आपको रोज एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, कुछ कहेंगे कि आपको अपने खाने की हर कैलोरी पर नजर रखनी चाहिए। फिर भी ये सभी तरीके एक ही आइडिया पर फोकस करते हैं, कम खाना और ज्यादा मूवमेंट करना। इस बात में दम लगता है ना? लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि मोटापे से जूझ रहे लोगों में मोटापा बढ़ता ही जा रहा है? कम खाने और ज्यादा मूवमेंट के बावजूद भी लोग अपना वजन कम कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसे मुमकिन बनाने के लिए लोगों में मोटिवेशन और डिसिप्लिन की कमी हो, या इसके अलावा एक और वजह हो सकती है। कम खाना और ज्यादा मूवमेंट करना शायद सही सलाह नहीं है, और ये एक बड़ी वजह है कि मोटापा इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। ऐसा क्या है जो मोटापे को रोकता है, ये जानने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। इसका मतलब हमें मोटापे की जड़ तक पहुंचना होगा। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब आप अपने बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो इससे मोटापा होता है। कैलोरी उस एनर्जी को नापने का तरीका है जिसकी ज़रूरत आपकी बॉडी को चलने, सोचने और काम करने के लिए होती है। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज लेंगे तो इससे आपका वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ने का एक प्रॉक्सिमेट कॉज यानी करीबी वजह ज़्यादा कैलोरीज खाना हो सकता है, लेकिन ये एक अल्टीमेट कॉज यानी असली वजह नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉज में क्या फ़र्क है? शराब के बारे में सोचिए। शराब की लत का प्रॉक्सिमेट कॉज ज्यादा शराब पीना है, लेकिन ये सवाल का सही जवाब नहीं है। अल्टीमेट कॉज ये जानने में मदद करता है कि आखिर शराब की लत क्यों लगती है। किसी के ज्यादा शराब पीने का अल्टीमेट कॉज कुछ भी हो सकता है, जैसे उस फैमिली में शराब पीने की हिस्ट्री होना, ये शराब पीने वाला आदमी स्ट्रेस्ड है और राहत महसूस करने के लिए शराब पीता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई प्लेन क्रैश क्यों होता है? इसका एक प्रॉक्सिमेट कॉज ये होगा कि ग्रेविटी पर काबू पाने के लिए उसे सही लिफ्ट नहीं मिल पाई, लेकिन इसका अल्टीमेट कॉज इंसान की गलती, मैकेनिकल खराबी या फिर खराब मौसम होगा। वैसे ही मोटापे के दो स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सिमेट कॉज हैं। पहला है वो खाना जो हम आज खाते हैं। खाने का कल्चर आजकल सिर्फ एक ही तरफ जा रहा है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। सुपरमार्केट आपको बल्क में खाना खरीदने के लिए इंकरेज करते हैं। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बेचा जाने लगा है। लोग ये मानते हैं कि चीज़ जितनी बड़ी होगी उतना बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कम दाम में ज़्यादा सामान मिल रहा है। लेकिन ये सारा खाना बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है। इसमें बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं ताकि वो लंबे वक्त तक टिक सकें। प्रोसेस्ड फूड में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी मीठा, नमक और कई प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ खाने के कैलोरी काउंट को भी बढ़ा देते हैं। इससे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और साथ ही आपके वजन को भी बढ़ाते हैं। दूसरा प्रॉक्सिमेट कॉज है हेरिडिटी, यानी जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है। मोटे पेरेंट्स मोटे बच्चों को ही जन्म देते हैं। मोटे बच्चे बड़े होकर भी मोटे ही रहते हैं। ये बिल्कुल सच है क्योंकि परिवार एक ही माहौल में साथ रहता है। वो सभी एक जैसा खाना खाते हैं और एक जैसा लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर पेरेंट्स इनएक्टिव हैं तो उनके बच्चे भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। द कैलोरी डिसेप्शन। मोटापे को लेकर लोगों ने कई बातों को यूं ही सच मान लिया है। ऐसा खासकर कैलोरीज को लेकर देखा गया है। आपको याद होगा कि कैलोरी खाने को नापने का वो यूनिट है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। जब आप ज्यादा कैलोरीज लेते हैं और उन्हें खत्म करने का आपके पास कोई तरीका नहीं होता, तो आपकी बॉडी पर फैट जमने लगता है। अफसोस कि ये बात गलत है। अगर आप मोटापे के गलत कॉन्सेप्ट्स पर विश्वास करेंगे तो आपको वजन कम करने में मुश्किल होगी। लेकिन वजन घटाने को लेकर एक सबसे जानी मानी सोच है, लेकिन फिर भी गलत है। वो ये है कि कैलोरी कम करने से आप मोटापा कम कर सकते हैं।
1971 से 2000 तक अमेरिका में मोटापे का रेट बढ़ गया है। वहां लोग अब 200 के बजाय 300 कैलोरीज लेने लगे थे। आप यही सोचेंगे कि ज़्यादा कैलोरीज लेने से ही मोटापे का रेट बढ़ा होगा। सिर्फ इसलिए कि ये दोनों फैक्टर्स एक साथ बढ़े, इसका मतलब ये नहीं है कि कैलोरी बढ़ने से ही मोटापा हुआ था। स्टडीज ने ये साबित किया है। 1971 से 2000 तक मोटापा हर साल 0.37% ही बढ़ा था, लेकिन उस वक्त के दौरान अमेरिका के लोग जितनी कैलोरीज ले रहे थे वो लगभग उतनी ही थी, ज़्यादा बढ़ी नहीं थी। दुनिया के कई जगहों पर भी ऐसे ही रिजल्ट्स देखने को मिले थे, जैसे कि यूके में। सच तो ये है कि हम कैलोरीज पर कुछ ज़्यादा ही जोर देते हैं। ज़्यादा कैलोरी का मतलब सिर्फ ये है कि बॉडी इसे किसी और तरह से इस्तेमाल कर सकती है। जैसे एक्स्ट्रा कैलोरीज का इस्तेमाल शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा लिवर भी इसे इस्तेमाल करता है। ऐसे सैकड़ों तरीके हैं जिससे बॉडी एक्सेस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हमारी बॉडी इन एक्स्ट्रा कैलोरीज का इस्तेमाल नहीं कर पाती, तब अनयूज्ड कैलोरीज फैट में बदल जाती हैं। आप शायद ये सोचेंगे कि ठीक है, अगर मैं कैलोरीज ही कम कर दूं तो अनयूज्ड कैलोरीज होंगी ही नहीं। लेकिन आपको याद दिला दें कि बॉडी ऐसे काम नहीं करती। हमारी बॉडी अपने सिस्टम को चलाने के लिए कुछ कैलोरीज का इस्तेमाल खुद ब खुद कर लेती है। इन सिस्टम्स में रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने वाला सिस्टम, सर्कुलेटरी यानी खून को हर जगह पहुंचाने वाला सिस्टम, एड्रीनल जैसे और भी बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं। लेकिन सभी सिस्टम्स को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अफसोस कि आप अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इन हार्मोन्स का बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करने का अपना तरीका होता है। जैसे हम ये नहीं बता सकते कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपके रीनल सिस्टम से ज़्यादा कैलोरीज चाहिए या नहीं। इसलिए हमें ये मानना होगा कि हमारे सिस्टम को जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ज़्यादातर स्टेबल यानी एक जैसी रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भले ही आप अपनी कैलोरीज को कितना भी कंट्रोल करें, लेकिन ये कैलोरीज हमेशा एक जैसी रहती हैं यानी स्टेबल रहती हैं। आइए इसे समझने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि आप साल में $1,00,000 कमाते हैं। आप साल में उतना ही पैसा खर्च भी कर देते हैं। बदकिस्मती से अगले साल आपकी कमाई कम होकर सिर्फ $25,000 रह जाती है। ये जानते हुए कि आपकी कमाई कम हो गई है, तो अब आप कितना पैसा खर्च करेंगे? ये तो साफ है कि अगर आपके पास सिर्फ $25,000 हैं, तो आप $1,00,000 तो खर्च नहीं करेंगे। अगर आप $1,00,000 खर्च करते रहेंगे, तो आप दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए आप अपने खर्चे को $25,000 तक ही रखेंगे। आपकी कमाई और खर्चा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब जैसे ही आपका एक वेरिएबल यानी आपकी कमाई कम हुई, तो ये दूसरे वेरिएबल यानी आपके खर्चे को भी कम कर देगा। ऐसा ही कैलोरीज के साथ होता है। मान लीजिए कि आप एक महीने तक कम कैलोरीज खाने का फैसला करते हैं। इससे जो कैलोरीज आप बर्न करते हैं वो भी कम हो जाती है। इसका मतलब आपकी बॉडी उस लिमिटेड एनर्जी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है जो आपने उसे दी है। इस प्रोसेस में वजन कम नहीं होता है। अ न्यू होप। कैलोरिक रिडक्शन थ्योरी को कई स्टडीज ने गलत साबित किया है। ये थ्योरी परमानेंट वेट लॉस की तरफ नहीं ले जाती है। मोटापा किस वजह से होता है, इसके बारे में एक एक्यूरेट थ्योरी का होना बहुत जरूरी है। ये हमें वजन कम करने के असरदार तरीकों की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए हमें एक नई और मजबूत थ्योरी बनाने की जरूरत है। अगर हम वजन बढ़ाने की बात करें तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। ये आपके खाने जैसे शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स और अलग अलग तरह के मीट, खासकर रेड मीट की वजह से किया जा सकता है। ये आपके जेनेटिक्स या स्ट्रेस लेवल की वजह से भी हो सकता है, या ये आपके उस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी मुमकिन है जिसमें आप पैदा हुए हैं। ये थ्योरीज एक दूसरे से हमेशा उल्टी होती हैं। इन सभी से ये लगता है कि मोटापे की असली वजह सिर्फ एक ही है। मोटापे को लेकर सभी नजरिए इसलिए गलत हैं क्योंकि इनकी थ्योरीज भी इसी तरह से बनाई जाती हैं। लेकिन ये तो साफ है कि मोटापे की वजह सिर्फ एक नहीं है। अब हार्ट अटैक को ही ले लीजिए। आप हार्ट अटैक के लिए किसी एक वजह पर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि इसके होने के कई फैक्टर्स हैं। स्मोक करने से हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज से हार्ट अटैक नहीं हो सकता। दूसरी गलती ये है कि स्टडीज ये साबित नहीं करते कि मोटापा एक टाइम डिपेंडेंट बीमारी है। ये लंबे वक्त में डेवलप होता है। फिर भी मोटापे पर स्टडी शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही की जाती हैं। कुछ स्टडीज 1 साल या 1 महीने से भी कम समय में की जाती हैं। इस वजह से मोटापे को लेकर हम सही और ठोस कारण नहीं जान पाते।
इसीलिए इस बुक के ऑथर जेसन फंग ने मोटापे को लेकर एक नई थ्योरी बनाई। बीमारी की सही वजह जानने के बाद ही असरदार ट्रीटमेंट भी किए जा सकते हैं। जेसन की थ्योरी का नाम है हार्मोनल ओबेसिटी। इस थ्योरी के मुताबिक मोटापा फैट मास में हार्मोनल डिसरेगुलेशन या इम्बैलेंस के कारण होता है। इसका मतलब ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वजन बढ़ता है। आपकी बॉडी का एक फिक्स्ड वजन होता है, या ऐसा वजन जो आपके लिए जरूरी है। अगर ये फिक्स्ड वजन कुछ ज्यादा है तो मोटापा होगा ही होगा। अगर आप अपने फिक्स्ड वजन पर नहीं हो तो क्या होगा? आपकी बॉडी दो काम कर सकती है। पहला, आपकी बॉडी अपने फिक्स वजन तक पहुंचने के लिए भूख पैदा करेगी। दूसरा, आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को कम कर देगी, जिसका मतलब है कि आप जो भी खाएंगे उसे अब्जॉर्ब करने में वक्त लगेगा। एक तरह से ये कैलोरीज को बचा कर रखती है ताकि ज्यादा एनर्जी मिल सके। जैसा कि पहले बताया गया है, हॉर्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के सिस्टम को चलाते हैं। हॉर्मोन अलग अलग तरह के होते हैं। इस थ्योरी के लिए हमारा फोकस उन हॉर्मोन्स पर है जिनकी वजह से वजन बढ़ता है, जो है इंसुलिन और कॉर्टिसोल। इंसुलिन और कॉर्टिसोल आपकी बॉडी पर किस तरह असर डालते हैं, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, यानी पचता है। कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को लाने के लिए आपको खाने की जरूरत पड़ती है। आप जो भी खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। प्रोटीन और फैट एसिड बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर बन जाता है। हमारी बॉडी के सेल्स को काम करने के लिए शुगर या ग्लूकोज की जरूरत होती है। किसी और खाने के मुकाबले कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को सबसे ज्यादा शुगर देता है। ब्लड शुगर या ग्लूकोज बढ़ने से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एनर्जी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा हार्मोन भी है जो फैट को इकट्ठा करके उसे स्टोर करने में मदद करता है। इंसुलिन की वजह से ही सारे सेल्स एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं। जब आपके पास जरूरी मात्रा में इंसुलिन नहीं होता है तो क्या होता है? आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि खून में ज्यादा ग्लूकोज होने से डायबिटीज होता है। डायबिटीज से फिर किडनी फेलियर और अंधापन जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। ग्लूकोज हमारे खून में जाता है। वो इंसुलिन ही है जो ग्लूकोज को हमारे खून से निकालकर हमारे लिवर में लेकर जाता है, जिसे बाद में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज जैसे ही लिवर में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन बन जाता है। लेकिन लिवर में ग्लाइकोजन भी कुछ लिमिट तक ही स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद एक्सेस ग्लाइकोजन फैट बन जाता है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये सब तभी होता है जब आप खाना खाते हैं। लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके घंटों बाद क्या होता है? ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल कम होने लगते हैं। आपकी बॉडी के सेल्स में कम ग्लूकोज बचता है। इसके बाद लिवर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है और एनर्जी लाने के लिए खून में रिलीज करता है। ये प्रोसेस ज्यादातर रात में होता है। जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी में काम करने के लिए काफी ग्लाइकोजन होता है। जितना ज्यादा वक्त आप दो मील के बीच रखेंगे, उतना ही स्टोर्ड किया हुआ ग्लाइकोजन आपकी बॉडी यूज करेगी। उस एक्सेस फैट का क्या जो आपको ज्यादा खाने से मिलता है? आपकी बॉडी इस फैट का इस्तेमाल बॉडी में एनर्जी रिलीज करने के लिए करती है। ये पूरा प्रोसेस रोज होता है। यह अच्छे से डिजाइन किया गया है और बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, इंसुलिन का हार्मोन ऊपर जाने लगता है और हम एनर्जी को ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर करते हैं। अगर हम खाना नहीं खाते हैं, इंसुलिन का लेवल कम होने लगता है और हमारी बॉडी स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन और फैट का इस्तेमाल करती है। अगर आपके खाने और फास्टिंग का टाइम बैलेंस्ड है तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। फास्टिंग का मतलब उस वक्त से है जब हम खाना नहीं खाते हैं। जैसे आप सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको शाम को 7 बजे ही डिनर करना चाहिए। 12 घंटे के बीच खाना 12 घंटे के फास्टिंग को बैलेंस करता है। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए ग्लाइकोजन को अपने वॉलेट की तरह सोचिए। आप अपने वॉलेट में पैसे रखते भी हैं और निकालते भी हैं। वॉलेट का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे हर जगह ले जा सकते हैं और इसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप अपने वॉलेट में एक लिमिट तक ही पैसा रख सकते हैं। ग्लाइकोजन आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी इसलिए दे सकता है क्योंकि इसका एक्सेस बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन ग्लाइकोजन भी जल्दी खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ फैट आपके बैंक अकाउंट में रखे पैसे की तरह है। बैंक अकाउंट में रखे पैसे को एक्सेस करना मुश्किल है, लेकिन इसके रखने के लिए आपके पास अनलिमिटेड जगह है। फैट में भरपूर एनर्जी होती है, लेकिन इसे एक्सेस करना मुश्किल है। आपकी बॉडी इसे एनर्जी के लिए आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं
तो आप बैंक नहीं जाएंगे। ऐसा ही कुछ आपकी बॉडी पर भी अप्लाई होता है। आपकी बॉडी एनर्जी के लिए लिवर में स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करती है। वो एनर्जी के लिए फैट का इस्तेमाल नहीं करती। ये तभी फैट का इस्तेमाल करती है जब लिवर का स्टोर्ड ग्लाइकोजन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम यह है कि आपको खाली वॉलेट पसंद नहीं आता। इसका मतलब आपकी बॉडी पूरे स्टोर्ड ग्लाइकोजन का इस्तेमाल कर ले, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है तो आपको भूख लगने लगती है। इसलिए जब आप उस वक्त खाना खाते हैं तो आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजन फिर से भरने लगता है। आखिर में आपकी बॉडी फैट का इस्तेमाल कर ही नहीं पाती, क्योंकि आप उसे ऐसा करने ही नहीं देते। वजन कम करने वाली डाइट को ऑनलाइन ढूंढिए। ऐसा सर्च करने से आपको वजन घटाने के सैकड़ों तरीके मिलेंगे। कुछ डाइट काम करती हैं तो कुछ नहीं। जो काम करती भी हैं वो भी कुछ वक्त के लिए ही कर पाती हैं। हाँ, हो सकता है कि उससे आपका वजन 2 पाउंड कम भी हो जाए, लेकिन रिसर्च ने ये साबित किया है कि डाइट की भी एक लिमिट होती है। इसका मतलब ये है कि आप अपना वजन ज़रूर कम कर सकते हैं, लेकिन इस वेट लॉस की भी एक लिमिट होती है। भले ही आप एक डाइट फॉलो कर रहे हों, लेकिन जो भी वजन आपने कम किया था वो 6 से 12 महीनों में वापस आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी एक लिमिट तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक वजह हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस की थी। आप अपनी बॉडी को स्टोर किए गए फैट को इस्तेमाल करने ही नहीं देते, क्योंकि आप अपनी ग्लाइकोजन स्टोरेज को भरते रहते हैं। तो आप अपना वजन परमानेंटली कैसे कम कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए आपको मोटापे के मल्टीफैक्टोरियल नेचर की तरफ देखना होगा। आपको फिर याद दिला दे कि मोटापे के बहुत से प्रॉक्सिमेट कॉजेज हैं। क्या मोटापा कार्ब्स की वजह से होता है? हाँ, कुछ कुछ। क्या मोटापा फाइबर की वजह से होता है? हाँ, कुछ कुछ। क्या मोटापा शुगर की वजह से होता है? हाँ, कुछ हद तक। वेट लॉस प्रोग्राम भी कुछ वक्त के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो वजन बढ़ने के सिर्फ एक ही पहलू पर फोकस करते हैं। वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए सभी वजहों के बारे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपको वजन घटाने के लिए अलग अलग फैक्टर्स को देखना होगा। ऐसा अप्रोच तब इस्तेमाल किया जाता है जब दूसरी बीमारियों की बात होती है। कैंसर को ठीक करने के लिए कई तरीके की कीमोथेरेपी और रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। दिल की बीमारी में भी बहुत सारी दवाइयों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। HIV जैसे इन्फेक्शन में भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। तो मोटापे से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके क्यों नहीं अपनाए जाते? ये बात तो साफ है कि आप ऐसे ही वजन घटाने का कोई भी तरीका नहीं चुन सकते। आपको अपने बढ़े हुए इंसुलिन लेवल की असली वजह को जानने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपका वजन शुगर लेने से बढ़ रहा है, तो इस केस में मेडिटेशन करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ वजन घटाने के कुछ तरीके दिए गए हैं जो आप अपने बढ़े हुए इंसुलिन लेवल के हिसाब से चुन सकते हैं। पहला है एडेड शुगर को कम करना। शुगर बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाता है और इससे वजन भी बढ़ता है। सुक्रोज और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप सिर्फ मोटापा बढ़ाते हैं। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट से एडेड शुगर को पूरी तरह हटाना होगा। हमें अक्सर इस बात का पता नहीं होता कि हम शुगर खा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे खाने में मिला दिया जाता है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मिलने वाले प्रोसेस्ड फूड में बहुत शुगर होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खाने में शुगर है या नहीं? उस प्रोडक्ट का लेबल पढ़िए। शुगर के अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए इन्हें जान लेना ही अच्छा होगा। इसके दूसरे नाम है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, हनी, केन शुगर और कॉर्न स्वीटनर। कंपनी अपने कस्टमर्स को उल्लू बनाने के लिए ऐसा करती हैं ताकि उन्हें ये पता न चले कि वो शुगर खा रहे हैं। अगर आप एडेड शुगर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने से हिचकिचाएंगे नहीं। शुगर छोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सभी तरह के खाने को टेस्टी बना देता है। ये चॉकलेट, आइसक्रीम और कुकीज़ में भी होता है। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपने डाइट से शुगर को ही हटा दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसके और भी ऑप्शन हैं। वो हैं फ्रूट्स और बेरीज। आप खाने के बाद एक छोटा प्लेट नट्स और चीज़ ले सकते हैं। इस तरह के खाने में नेचुरल स्वीट होता है और एडेड शुगर नहीं होता। अगर आप चॉकलेट खाना चाहते हैं तो डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट में दूसरे चॉकलेट के मुकाबले कम शुगर होता है। स्टडीज़ में यह भी देखा गया है कि डार्क चॉकलेट ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी को कम करता है। मोटापे से लड़ने का दूसरा तरीका है रिफाइंड अनाज कम खाना। रिफाइंड अनाज का एक एग्जाम्पल है सफ़ेद आटा। ब्रेड, पास्ता और केक जैसे खाने में सफ़ेद आटा इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ज़्यादातर सफ़ेद आटा इतना प्रोसेस्ड किया जाता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह निकल जाते हैं। यही नहीं, इससे आपका इंसुलिन लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते।
सफ़ेद आटे के बदले आप होल व्हीट आटा या होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज खा सकते हैं। इनमें बहुत विटामिन और फाइबर होता है। लेकिन होल व्हीट और होल ग्रेन्स भी काफ़ी प्रोसेस्ड किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अपनी डाइट में ना ही रखना आपके लिए ही सबसे अच्छा है। बेकरी में मिलने वाली ब्रेड, बेगल और ब्रेड स्टिक्स भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, इसलिए आपको इनसे भी दूर रहना चाहिए। अब आप शायद शिकायत करने लगेंगे, ऐसा लगता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सभी सोर्सेज को बंद किया जा रहा है। याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स वैसे खराब नहीं होते हैं। ये तब खराब हो जाते हैं जब फैक्ट्रियों में और कंपनियों में इसे तब तक प्रोसेस किया जाता है जब तक ये टॉक्सिक ना बन जाए। ऐसे भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हेल्दी होते हैं, आप मानेंगे नहीं, लेकिन बैंगन, गोभी, मटर, टमाटर, एवोकाडो, लेटस और खीरे में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला है, अगर आप प्रोटीन की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लें तो इससे भी मोटापे से लड़ा जा सकता है। प्रोटीन आपके टोटल कैलोरी का 20 से 30% होना चाहिए। प्रोटीन को सही मात्रा में खाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे दूध और मीट में हाई प्रोटीन तो होता है, लेकिन फैट भी ज़्यादा होता है। सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका दूध, मीट या सब्जियां खाने का मन नहीं है तो आप प्रोटीन के लिए एग वाइट और लीन मीट ले सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।